नमस्कार दोस्तों रीबॉक एक ऐसा नाम है जो कभी अपने स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के लिए काफी पॉपुलर रहा, लेकिन नाइक जैसे ब्रांड की सेल्स को भी मात देने वाले इस ब्रांड के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज मार्केट में मुश्किल से इसके प्रोडक्ट्स दिखते हैं। खैर, ये मामला जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। इसके पीछे कुछ कारण है, इसके सामने क्या क्या समस्याएं आई थी और क्या वजह है कि आज रीबॉक मार्केट में गुमनाम है। दोस्तों, रीबॉक की शुरुआत बोल्टन शहर में एक फैमिली बिजनेस के रूप में साल 1958 में हुई। इसे दो भाइयों के साथ मिलकर शुरू किया, जो फोस्टर और जेब फोस्टर, और इन दोनों का एक छोटा सा जूतों का फैमिली बिजनेस था जिसका नाम था JW फोस्टर एंड सन्स। यह बिजनेस दिखने में जितना छोटा था उतना ही अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाकर रखता था। दोस्तों, आपको बता दें कि स्पाइक शूज का इन्वेंशन इन्हीं दो भाइयों ने किया था। एक बार ऐसा हुआ कि दो रनर ने ओलंपिक्स में इनके स्पाइक शूज पहन लिए थे। कमाल की बात है कि उन दोनों रनर ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिए। इसके बाद क्या था, फिर तो JW फोस्टर एंड सन्स इंग्लैंड में काफी पॉपुलर होने लगा। लेकिन दोनों भाई सिर्फ इंग्लैंड तक कहां मानने वाले थे, वे इस ब्रांड को ग्लोबल बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस के नाम को बदल रिबॉक कर दिया। तो यहाँ रिबॉक का हुआ जन्म। इस बीच कंपनी ने ऐसे क्या क्या स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी मिल गई, लेकिन इस बीच ऐसी क्या क्या गलतियां कर डाली कि अचानक से गुमनामी के अंधेरों में छा गए। दोस्तों, रिबॉक को अगर ग्लोबल ब्रांड बनाना था तो उसके लिए सबसे जरूरी था कंपनी का यूएस के मार्केट पर पकड़ बनाना, या यूं कहें कि ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूएस में उतारना, क्योंकि जो चीज यूएस में पॉपुलर हो गई समझो वो दुनिया भर में छा गई। इसके लिए फोस्टर भाई यूएस में डिस्ट्रीब्यूटर खोजने के लिए गए। अब यूएस के डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोस्टर भाइयों के बनाए हुए जूते तो पसंद आते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चलता था कंपनी यूके की है तो वह तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लेते थे। डिस्ट्रीब्यूटर खोजते खोजते फोस्टर भाइयों को 10 साल बीत गए। आखिरी में 1979 में जाकर इन भाइयों के ब्रांड को पॉल फायरमैन ने रिबॉक की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लिए। अब यहाँ से रिबॉक की किस्मत खुलने लगी। इस दौरान ब्रांड ने 3 नए स्पोर्ट्स शूज लॉन्च किए जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। लेकिन 1983 में रिबॉक के सेल्स में $12.8 मिलियन का जंप देखने को मिला। दरअसल कंपनी ने महिलाओं के ट्रेंड का फायदा उठाया। उस समय द वुमेन एरोबिक ट्रेंड चला था। अब एरोबिक्स करने के लिए शूज की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस वक्त नाइक, एडिडास, पूमा जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स पूरी तरह मेल के लिए रखे थे। ऐसे में इस मौके का फायदा उठाते हुए रिबॉक ने फीमेल्स के लिए द फ्री स्टाइल शूज को लॉन्च कर दिया। इसे साथ ही अट्रैक्टिव भी बनाया। इससे यह रातों रात तेजी के साथ बिकने लगा और इसी ने रिबॉक को फर्स्ट कमर्शियल हिट बना दिया। रिबॉक ने सस्ते, टिकाऊ और अट्रैक्टिव जूते मार्केट में उतारने लगे, जिससे यह तेजी के मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करता चला गया। इस ब्रांड ने कुछ समय बाद टेनिस में भी अपनी पकड़ बनाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में टेनिस प्लेयर बोरिस बेकर और जॉन मैकनोरी सहित बहुत से चैंपियन खेल के समय अक्सर रिबॉक के जूते ही पहनने हुए दिखाई देने लगे। अब ऐसा करने से यह सेलिब्रिटी सर्किल में तेजी के साथ पॉपुलर होने लगा। इसके बाद ऐसा दौर आ गया कि 1980 तक रिबॉक ने नाइक को पीछे करके खुद को यूएस के नंबर 1 शू ब्रांड के तौर पर स्थापित कर लिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब रिबॉक ने इतनी सफलता हासिल कर ली तो फिर आज की तारीख में तो ये गुमनाम बनकर क्यों बैठा है। रिबॉक की सफलता के पीछे जहां उसके ट्रेंड के मुताबिक प्रोडक्ट्स बनाना था, वहीं इन्हीं ट्रेंड्स ने रिबॉक को दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। दरअसल यूएस में एरोबिक्स के ट्रेंड धीरे धीरे कम होते चले गए और रिबॉक, जो कि पहले नंबर पर था, वह दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ऐसे में नाइक ने इस मौके का फायदा उठाया और रिबॉक से बेहतर प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारने लगा। साल 2000 तक रिबॉक मार्केट में ठीक ठाक काम कर रहा था। इस दौरान कंपनी ने अपने ब्रांड को ग्रोथ देने के लिए JZ और 50 सेंट जैसे दिग्गज गायकों के साथ, सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन करके अपने कुछ जूते लॉन्च किए। लेकिन यहाँ पर ब्रांड को भारी नुकसान हुआ। इसमें सबसे बड़ी गलती यह थी कि कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स के फेल होने पर भी इसे नहीं रोका और इसका प्रोडक्शन मार्केट में होता रहा। जब कंपनी को इन जूतों से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो कंपनी ने इन्हें सेल पर डाल दिया, जिसकी वजह से कंपनी की इमेज मार्केट में काफी खराब हो गई। अब ऐसे में मार्केट में लोग कंपनी को लेकर यह काफी कंफ्यूज होने लगे कि आखिर कंपनी किस सेगमेंट के लिए बेहतर प्रोडक्ट्स बनाती है। धीरे धीरे कंपनी का सेल घटता चला गया। वहीं नाइक इस दौरान बड़ी कंपनी बनती चली गई। दोस्तों, बता दें 2004 में एडिडास का ग्लोबल शेयर मार्केट था 15.4% और रिबॉक का 9.6% और नाइक का 33.2% ग्लोबल शेयर मार्केट था। ऐसे में नाइक को पीछे करने का एक ही तरीका था कि रिबॉक
और एडिडास एक दूसरे के साथ मिल जाएं और नाइक को ओवरटेक कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2021 में एडिडास ने रिबॉक को एबीजी ग्रुप को महज $2.5 बिलियन में बेच दिया, जबकि उसने $3.8 बिलियन में रिबॉक को खरीदा था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या रिबॉक खुद को दोबारा मार्केट में स्थापित कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।